यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग आकांक्षा 40 का जो एग्ज़ाम हुआ था मेडिकल के लिए, क्लेट के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, उसका मतलब फिजिक्स का पेपर देखिए 4 गो वीडियो बनाएंगे हम। 4 को 16 160 क्वेश्चन था। तो आज हम अभी मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन करा रहे हैं। उसका आंसर कि आप लोग जो गए होंगे देने, आपके जो भी नज़र में होंगे बच्चे लोग, उनको बता दीजिएगा कि आंसर क्या आ गया है। उसके बाद हम आंसर को विश्लेषण कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कभी वास्तविक होता है, कभी आभासी होता है। इसलिए इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। वास्तविक तथा आभासी दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम का अपवर्तनांक nm द्वारा दिया जाता है। मैंने कहा किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके द्वारा दिया जाता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक c/v द्वारा दिया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 c/v। अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या r तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f में क्या संबंध है? कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, r/2। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि मतलब लेंस सूत्र पूछ रहा है कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र हम क्या जानते हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है? तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर दर्पण सूत्र कहता तो इसमें सिर्फ प्लस जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली यदि कोई प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? तो सघन माध्यम से अगर कोई भी विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है? तो अवलंब से दूर झुक जाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अविलंब से दूर झुक जाती है। अगला क्वेश्चन है वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मैंने कह रहा है कि वाहनों का जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? उसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस पर्दे की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समझौता है। मैंने कहा है कि अगर किसी गोलीय लेंस चाहे दर्पण का अगर फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो कैसा लेंस और कैसा दर्पण हो सकता है? तो आपका हो जाएगा दोनों अवतल में ही होता है, दोनों अवतल दर्पण अवतल लेंस में। अगला क्वेश्चन है एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होती है किसका? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। तो यहाँ काट ने दिया है, अनुप्रस्थ छेद दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का। अगला क्वेश्चन है लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? मैंने कहा कि जब शॉर्ट सर्किट होता है घर में कहीं तो उसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो उसमें विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिया जाता है। मैंने कहा किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे सब 10th क्लास में मैक्सवेल के, फ्लेमिंग इन सबके। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। अगला क्वेश्चन है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात प्रभावित होता है? मैंने कब घूम जाता है? तो आधा परिभ्रमण के बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आधा परिभ्रमण, आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन है किसी धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कह रहा है मैंने कोई भी धारावाही सीधी लंबी परिनलिका है तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज वर्स्टड ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्स्टड। अगला क्वेश्चन है जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है तो उस समय विद्युत हीटर की कितनी विद्युत धारा खींचेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए? अगर 60 है तो अगर देखिए यहाँ 60 है तो कितना ले रहा है? 4 एम्पीयर। तो 120 हो जाएगा तो 4 दूनी 120 तो 4 दूनी 8 एम्पीयर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 एम्पीयर। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मन कह रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम ओम का नियम का उपयोग करते हैं। इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओम का नियम। अगला क्वेश्चन है किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है तो प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर है। इसमें विभवांतर का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि H बराबर होता है I² RT। देखिए
एच के मान कितना देवल है, तो 100 जूल हीट। आई के मान तो आई नहीं दिया है तो भी पूछ रहा है, तो भी बराबर क्या होता है, आई आर। तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, तो वी आर रख सकते हैं, अब टी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 100 के 100 आ जाएगा, भी के मान पूछ ले है, आर के मान कितना देवल है, तो 4, अब टी के मान 1, तो 4 से अगर हम 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वोल्ट। विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, तो 25 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है क्या करती हैं, तो हमेशा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। कह रहा है कि मैंने कोई लेंस है गोलीय लेंस, तो उसका जो वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास होता है वो क्या कहलाता है, तो आपको कहलाता है द्वारक। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्वारक। अगला क्वेश्चन है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश भंडारित सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, मैंने कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं हुआ है, तो ऐसा ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में बराबर विभवांतर के आर पार संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो इसको देखिए सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और बहुत सारा मतलब बनाना है, 40 क्वेश्चन को हम छाटे हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसका होता है 1:4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1:4। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, मैंने कौन शक्ति बराबर क्या नहीं होता है, पी बराबर क्या नहीं होता है, तो पी बराबर आई स्क्वायर हम जानबे करते हैं, पी बराबर वी आई होइबे करता है, पी बराबर वी स्क्वायर आई वी स्क्वायर आर होइबे करता है, अब पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर होइबे करता है, तो कौन नहीं होता है, तो आई आर स्क्वायर नहीं होता है, मैंने शक्ति को आई आर स्क्वायर के हम रूप में नहीं निरूपित कर सकते, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मैंने कह रहा है कोई अवतल दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है तथा बड़ा बन रहा है, तो वस्तु को कहाँ रखा गया है, तो वस्तु को आपको रखा गया है और कहता दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में अगर रखिएगा, पोल और फोकस के बीच में रखिएगा तब बनेगा आभासी, सीधा और बड़ा, बीम से प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो हम जानते हैं कि सीधा प्रतिबिंब कब होता है, तो केवल समतल में, जितना समतल दर्पण आप लगाइएगा अगर, तो जितना बड़ा आप है उतना ही बड़ा आप दिखिएगा, ना छोटा ना बड़ा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल समतल। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी घूर्णन युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है। मैंने कह रहा है कि ऐसा कौन सा मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो होता है विद्युत मोटर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजित होने का क्या कहलाता है। तो स्पेक्ट्रम के पढ़े होंगे पाठ, तो उसमें होगा कि श्वेत प्रकाश, जब हम श्वेत प्रकाश को मतलब विभाजित करते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है, हमारे प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। तो ओम मीटर यहाँ देखिए होता है, अगर प्रतिरोध का था तो ओम और प्रतिरोधकता का है तो ओम मीटर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश परिस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली की गति कराकर विद्युत धारा का प्रेरण करना अधिक सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ कितना डिग्री पर होती है तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होती है। तो कितना डिग्री पर होगा, तो मतलब अधिकतम होगा, तो आपका अगर 90 डिग्री रहेगा तो उस समय प्रेरित धारा अधिकतम होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मतलब चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है तो कैसे होती है, तो गोल होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, केंद्रीय वृत्त के आकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष के प्रयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, मैंने किसी व्यक्ति को अगर दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो उसको हम ठीक करेंगे उत्तल लेंस के द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तल लेंस। अगर निकट कहता तो अवतल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है, तो जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट, जूल को हम किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो जूल को हम और कूलाम गुना वोल्ट
के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कूलाम गुना वोल्ट। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को हम 5 बराबर भागों में काटते हैं और इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटा R डैश का अनुपात क्या होगा। तो हम मान ले रहे हैं, इसको सवाल बनाते रहे, लेट तो हो ही रहा है। देखिए हम मान रहे हैं कि कितना था ये, मान लीजिए 50 था, R का मान कितना था 50 था, पूरा प्रतिरोध 50 था। उसको अगर हम बांट दिए, उसको अगर हम देखिए पहले माने 50 था, उसको हम 5 भाग में बांट दिए तो कितना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सब 10 हो जाएगा, 10 सब हो जाएगा ना। तो देखिए कह रहा है कि और इसको काट के फिर हम उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम हम क्या जानते हैं कि 1/8 तो 1/10 1/10 1/10 5 बार लिखिएगा तो इसका मान आपका आ जाएगा 10 के 10 हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2। तो ये तो 1/r का मान है 1/2, लेकिन r का मान कितना हो जाएगा तो प्लस जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो पहले से अगर 50 देवल है r 10 का मान 2 आया है तो उसको अगर हम बाटा करेंगे तो 50/2 कितना आ जाएगा तो 25 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 25। गलती मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बीम दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ के बीच में क्या संबंध होता है। तो लेंस में होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब दर्पण में क्या होता है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत उत्पादन में कौन सी जल की ऊर्जा का उपयोग होता है। मैंने कहा कि जब जल विद्युत से उत्पादन होता है तो कौन सी जल की ऊर्जा का उपयोग होता है, तो वो होता है गतिज ऊर्जा का। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। कह रहा है कि जो अपसारी लेंस है उसके लिए फोकस दूरी क्या होती है। तो अपसारी लेंस के लिए याद रखिएगा हमेशा फोकस दूरी होता है धनात्मक। अगर यह भी अभिसारी कहता तो वो होता है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण साइन तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात क्या है। तो हम जानते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर किसका नियम था तो स्नेल का नियम था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्नेल का नियम। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है। मैंने कह रहा है कि इंद्रधनुष कब तैयार होता है तो लाखों वर्षा बिंदुओं से, लाखों मतलब पानी के बूंद रहेगा ना, जब सब मिलेगा तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाखों वर्षा बिंदुओं से। अगला क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है। माने तारे किस चीज़ के चलते हमको टिमटिमाते प्रतीत दिखाई देते हैं। तो होते हैं तारों का प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो तारे हमको दिखते हैं टिमटिमाते हुए। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। मैंने कहा रहा है कि अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका उपस्थिति का उपयोग मतलब किस मशीन द्वारा हम लगाते हैं तो उसको हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर द्वारा। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है विभवांतर क्या होता है। तो देखिए प्रवाहित विद्युत धारा अगर बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैखिक रूप से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं। तो वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित यानी कि और उसको हाई कर देती है तो उसको क्या कहते हैं तो कम्यूटेटर कहते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कम्यूटेटर। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा आपका मतलब कितना सही हुआ था। और भी जो विषय बच जा रहे जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया और MET मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया, उसका हम अलग अलग वीडियो मतलब आपको दे देंगे क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बनाना संभव नहीं है। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।